अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन के साथ मैं हूं कुर्रतुल-ऐन गफ्फार। नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम में हम आपको पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों की अहम तरीन खबरों से आगाह करते हैं। हुकूमत क्या कर रही है, अपोजिशन के इरादे क्या हैं और हमारे इर्द गिर्द कौन कौन से मसाइल हैं, इन सारे इश्यूज में हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाय किए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कराची का पूरे हफ्ते का अहवाल, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं लाहौर का, जहां महानूर हमारी मुंतजिर हैं और हमें बताएंगी लाहौर का अहवाल। जी महानूर। शुक्रिया कुर्रतुल-ऐन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महानूर इफ्तिखार कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ। तो आइए पहले आपको इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस बताते हैं। शहर लाहौर में पानी बचाओ मुहिम जारी, एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज करने पर वज़ीर आला पंजाब ने कोरोना की दूसरी लहर का खदशा जाहिर कर दिया। लाहौर में महंगाई का तूफान, सब्जियां फल दालें महंगी, आटा भी 80 रुपए फी किलो हो गया। CCPO लाहौर का पुलिस कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए कोर्ट मार्शल निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। स्मगल शुदा पेट्रोल और मिलावट करने पर महकमा एंटी करप्शन ने लाहौर समेत पंजाब भर में 150 से ज़ायद पेट्रोल पंप सील कर दिए। लाहौर मोटरवे पर पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों की लैंडिंग के मनाजिर। अलहमरा में 16वीं यंग नेशनल आर्टिस्ट एग्जीबिशन इख्तिताम पजीर। शहर लाहौर में तनसाजी का बढ़ता हुआ रुझान और पाकिस्तान ने मारूफ ऐप टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी। जी तो नाज़रीन, लाहौर का अहवाल आपने जान लिया। अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पे रजिया खान हमें बताएंगी शहर इक़्तिदार का अहवाल। जी रजिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शहर इक़्तिदार की अहम खबरों के साथ हाजिर हैं। हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं इस्लामाबाद से मुतल्लिक अहम खबरों का खुलासा। तो आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में टिकटॉक पर पाबंदी आयद, टिकटॉक को मुतनाज़ मवाद न हटाने की वजह से बंद किया गया। NCOC इजलास, शादी हॉल्स में तकरीब का दौरानिया 2 घंटे करने का फैसला। खातून अव्वल समीना आरिफ अलवी का पिम्स अस्पताल का दौरा, ब्रेस्ट कैंसर से मुतल्लिक आगाही बेदार करने पर जोर। आज़रबाईजान के सफीर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, खित्ते में जारी जंग से मुतल्लिक हकाइक पेश। नाज़रीन, लाहौर और इस्लामाबाद की खास खबरें आपने जान ली। अब मैं आपको बताऊंगी कराची की इस हफ्ते की खास खबरें, लेकिन खबरों से पहले जान लेते हैं टॉप स्टोरीज। कराची और सिंध के गैर आबाद जजायर में रिहायशी मंसूबों के मामले पर सिंध हुकूमत ने वफाक के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची यकजहती रैली का इनेकाद, सिंध की तकसीम नहीं होने देंगे, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की धुआंधार तकरीरें। कराची में वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने पीपल्स पार्टी और नून लीग पर जमकर तनकीद की, पीपल्स पार्टी को शादी हॉलों में जलसे करने का मशवरा भी दे डाला। कराची में IBA के तालिबे इल्मों के साथ हैरेसमेंट का वाकया के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया और पुलिस का एक्शन। दूसरी तरफ कराची में पुलिस ने डाकुओं के हाथों लुटने वाले शहरी को डाकू समझकर मार दिया, वाकये को पुलिस मुकाबले कर रंग दे दिया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट में सच सामने आ गया। और सिंध हुकूमत का एक और कारनामा, 10 माह पहले जो सड़क तामीर की गई थी वो पानी में बह गई, सिंध हुकूमत ने जिम्मेदारी बारिशों पर डाल दी। और सानिया बल्दिया केस में सजा पाने वाले मुजरिमों ने सिंध हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। कराची के 4 बड़े सरकारी अस्पतालों को सुई सर्दन गैस कंपनी ने वाजिबात अदा न करने पर गैस कनेक्शन काटने की वार्निंग दे दी। सिंध हुकूमत का अच्छा फैसला, प्रॉपर्टी टैक्स की मद में शहरियों को 5% रियायत देने का फैसला कर लिया गया। दूसरी तरफ कराची में मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस खातून चोर को पकड़ लिया गया। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं इस खबर से कि कराची और सिंध के गैर आबाद जजायर में रिहायशी मंसूबों के मामले पर सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान रस्साकशी शुरू हो गई। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को इब्तदा में जजायर पर काम करने का मशरूत इजाजत दी थी, लेकिन फिर अचानक इरादा बदल लिया और वफाकी हुकूमत पर इल्जामात की बौछार कर दी। कुछ अरसे पहले वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची और सिंध के गैर आबाद जजायर में रिहायशी मंसूबे शुरू करने का ऐलान किया गया था। इब्तदाई तौर पर सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को इस मंसूबे पर काम करने की मशरूत रजाबंदी भी दे दी थी। इस हवाले से सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान खतो किताबत भी हुई थी, लेकिन अब यकायक हालात बदल गए हैं और सिंध हुकूमत के वज़रा ने वफाक पर इल्जाम लगाया है कि वफाक तयशुदा शराइत की खिलाफ वर्जी कर रहा है, इसलिए वो अब वफाकी हुकूमत को इन जजायर पर काम करने की इजाजत नहीं देंगे। इसी हवाले से सिंध हुकूमत ने एक एहतजाजी खत भी लिख भेजा है। इस सूरत हाल में कराची समेत सिंध भर के जजायर की तरक्की का काम
एक बार फिर लटक गया है। याद रहे कि सिंध के महकमा लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जुलाई में खत के तहत अवामी मफाद और तरक्की के लिए जजायर पर काम करने की मशरूत इजाजत दे दी गई थी, मगर गुज़िश्ता रोज सिंध के सूबाई वज़रा ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वफाकी हुकूमत को न सिर्फ शदीद तनकीद का निशाना बनाया और फिर अब इजाजतनामा भी मंसूख कर दिया है। हुकूमती फैसले से आगाह करते हुए सिंध के सेक्रेटरी लैंड एंड यूटिलाइजेशन ने वफाकी हुकूमत को भेजे खत में लिखा है कि सिंध हुकूमत ने बेहतरी के लिए वफाकी हुकूमत को आइलैंड की तरक्की की मशरूत इजाजत दी थी, लेकिन अब वफाक के गैर कानूनी इकदाम की वजह से पहले से की गई खतो किताबत पर अमल नहीं किया जाएगा। खत में एहतजाज करते हुए तयशुदा शराइत की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने आइन से इनहिराफ करके ऑर्डिनेंस जारी किया और जजायर की मिल्कियत तब्दील करने की कोशिश की। सिंध के सूबाई वज़रा की जानिब से होने वाली तनकीद के बाद अब वफाक की हिकमत अमली क्या होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों कराची में पीपल्स पार्टी ने कराची यकजहती रैली निकाली। इस रैली में पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि इन्हें सिंध की तकसीम किसी सूरत कबूल नहीं। गुज़िश्ता दिनों कराची में कराची यकजहती रैली का एहतमाम किया गया। ये रैली पीपल्स पार्टी की जानिब से निकाली गई थी। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे वकील राव के मुताबिक कराची यकजहती रैली का आगाज कराची के इलाके आयशा मंजिल से हुआ। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई सदर पार्किंग प्लाजा पहुंची। इस मौके पर कारकुनान की जानिब से खूब नारेबाजी की गई। रैली से खिताब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो का कहना था कि नफरत की सियासत करने वालों ने 3 नस्लें तबाह कर दी। कराची पर कब्जे की ख्वाहिश करने वाले ये ख्वाब देखना छोड़ दें। पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात में कराची समेत सूबे भर से कामयाबी हासिल करके अवाम का मुकदमा लड़ेगी। कराची की रैली एहतजाज की इब्तदा है। अगर हमने सिंध भर में एहतजाज की कॉल दे दी तो अवाम हुक्मरानों के खिलाफ सड़कों पर होंगे। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना था कि आज कराची के लोगों ने तासुब की सियासत को दफन कर दिया। इस शहर के लोग अमन चाहते हैं। कराची को वफाक ने नजरअंदाज किया है। सिंध की तकसीम हम किसी सूरत नहीं होने देंगे और ना किसी को कराची का अमन खराब करने देंगे। रैली में शरीक पीपल्स पार्टी के उन रहनुमाओं का कहना था कि कराची यकजहती रैली नफरत, लिसानियत और तकसीम की सियासत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम थी। रैली में शरीक जाले मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर सवार झंडे लिए पीपी के नगमों पर महुए रक्स रहे। कारकुनान ने कायदीन रैली के शुरका पर फूलों की पत्तियां निछावर की। रैली के शुरका पाकिस्तान जिंदाबाद, बिलावल भुट्टो जरदारी जिंदाबाद के पुरजोश नारे भी लगाते रहे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, कुछ दिन पहले वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कराची में पीपल्स पार्टी और नून लीग को खूब तनकीद का निशाना बनाया। वफाकी वजीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी को अपने जलसे शादी हॉलों में करने का मशवरा भी दे डाला। पीटीआई के फवाद चौधरी अपने जोश खिताबत की वजह से मशहूर हैं। जोश खिताबत में वो कई गलतियां भी कर जाते हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू का अंदाज बिल्कुल नहीं बदला। कुछ दिन पहले फवाद चौधरी ने कराची पहुंचकर इंसाफ हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी और नून लीग पर दिल खोलकर तनकीद की। उनका कहना था, मैंने बिलावल साहब और नून लीग को मशवरा दिया था कि अपने जलसे शादी हॉल में कर लिया करें, क्योंकि उनके पास लोग मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। शाहिद खकान अब्बासी जब वजीर आजम थे, उन्होंने अपने जहाज में इसहाक डार को फरार कराया। फवाद चौधरी का कहना था कि नवाज शरीफ का बयानिया है कि मैं अपने समधी और बच्चों के साथ मेफेयर में रहूंगा। उनका मजीद ये कहना था कि लाहौर में नून लीग लोग जमा नहीं कर सकी। अब्बू बचाओ मुहिम अब पाकिस्तान इंतशार पार्टी के तौर पर सामने आ चुकी है। उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये करप्शन का ग्रैंड अलायंस है। उनका फौज और अदलिया से सिर्फ ये मसला है कि आप हमारी करप्शन छुपाने में मुआवनत क्यों नहीं कर रहे हैं। नैब का कानून नवाज शरीफ ने बनाया, अभी चेयरमैन समेत सारे चपड़ासी भी नून लीग के लगाए हुए हैं। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कोशा है। उम्मीद है कि अपोजिशन की जमातें नवाज शरीफ और मरियम नवाज के इस बयाने में उनका साथ नहीं देंगी। नवाज शरीफ इस वक्त सजा याफ्ता मुजरिम है। इमरान खान को नवाज शरीफ से कोई जाती मसला नहीं। मसला यह है कि इस मुल्क की कौम का पैसा लेकर बाहर चले गए हैं। पीपल्स पार्टी सियासी जमात है, उन्हें रैली निकालने का हक है, लेकिन समझ नहीं आता पीपल्स पार्टी अपने खिलाफ क्यों रैलीज निकाल रही है। हमने किसी पर पाबंदी नहीं लगाई। हम चाहते हैं कि सब बोले ताकि आवाम को पता चले। पैमरा ने अदालती हुक्म पर नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी लगाई है। हमारे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर हैं। तमाम इदारे हुकूमत का हिस्सा हैं। फवाद चौधरी की ये शोला बयानी नई नहीं है। फवाद चौधरी हमेशा इसी तरह के तुंद तेज बयानात की बदौलत शेख सुर्खियों में रहते आए हैं। नाज़रीन,
कराची में कुछ अरसा कबल होने वाली बारिशों ने सिंध हुकूमत की शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया, जिसकी तफसीलात आवाम के सामने आ चुकी हैं। लेकिन इन बारिशों के असरात अभी तक खत्म नहीं हुए। चंद दिन पहले शहीद मिल्लत अंडरपास की सड़क भी पानी में बह गई। इस सड़क को सिर्फ 10 माह पहले ही तामीर किया गया था। जी तो नाज़रीन, अब बात करते हैं सानेहा बल्दिया केस में सजा पाने वाले मुजरिमों के बारे में। 22 सितंबर को सानेहा बल्दिया केस में सजा पाने वाले मुजरिमों ने अपनी सजा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी थी। सजा के खिलाफ अपील दायर करने वाले मुजरिमों में जुबैर चरिया और रहमान भोला समेत दीगर मुजरिमान शामिल हैं। अपील में सिंध हाई कोर्ट से दरख्वास्त की गई है कि मातहत अदालत के फैसले को मुअत्तल किया जाए, क्योंकि फैसले में अहम शवाहिद को नजरअंदाज किया गया था। सजा के खिलाफ अपील करने वाले मुजरिमों में रहमान भोला और जुबैर चरिया को अदालत ने 264 मरतबा सजाए मौत का हुक्म दिया था। जितना दिन अब आपको बताते हैं सिंध हुकूमत की जानिब से एक अच्छी खबर। सिंध हुकूमत ने प्रॉपर्टी टैक्स की मद में टैक्स दहिंदगान को 5% रियायत देने का ऐलान कर दिया है। महकमा एक्साइज सिंध की जानिब से रियायत देने का बाकायदा हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। टैक्स में 5% रियायत देने की वजह ये बताई गई है कि सिंध में कोरोना और बारिशों की तबाहकारियों की वजह से काफी माली नुकसान हुआ है, इसलिए शहरियों को प्रॉपर्टी टैक्स में ये रियायत दी जा रही है। हुक्मनामे के मुताबिक इस रियायत का फायदा 15 नवंबर तक हासिल किया जा सकेगा। इस रियायत का फायदा सिंध के आफत ज़दा करार दिए गए अजला को भी पहुंचाया जाएगा। नाज़रीन, कराची में आए रोज चोरी और डकैतियों की वारदातें होती रहती हैं, लेकिन मैं आपको बताने वाली हूं एक खातून चोर के बारे में। ये खातून चोरी की कई वारदातों में मुलविस थी, जिसे बिलाखिर कराची पुलिस ने पकड़ लिया है। कराची के इलाके माड़ीपुर की पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदात में मुलविस खातून बिनिश उर्फ काटो को पकड़ लिया है। खातून के कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। मज़कूरा खातून मर्दों का भेस बदलकर अपने 2 साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदातें करती थी। मुलजिमा चोर खातून के दोनों साथी फरार हो चुके हैं। गिरफ्तार खातून पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसके दोनों साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। जी तो नाज़रीन, ये था इस हफ्ते का कराची का अहवाल। अब हम चलते हैं लाहौर, जहां महनूर हमारी मुंतजिर हैं और हमें बताएंगी लाहौर का अहवाल। ओवर टू यू महनूर। वेलकम बैक। बात करते हैं लाहौर कॉस्मोपॉलिटन की पहली स्टोरी की। पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए हुकूमत पंजाब और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहर भर में खुसूसी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। शहरियों को पानी की अहमियत से आगाही देने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में बैनर्स आवेज़ा कर दिए गए हैं और मालूमाती ब्रोशर की तकसीम भी जारी है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर हर सेकंड में पानी का एक कतरा ज़ाया हो तो दिन भर में 4.3 लीटर पानी और बारीक धारे की शक्ल में बहने की सूरत में एक दिन में 91 लीटर पानी ज़ाया होता है। अगर पानी दबीज धार की सूरत में बह रहा है तो एक दिन में औसतन 320 लीटर पानी ज़ाया हो जाता है। साफ पानी ज़ाया होने से हर साल लाखों अफराद पीने के पानी से महरूम हो जाते हैं। आमतौर पर किचन, लॉन्ड्री और बाथरूम में गैर मुरम्मत शुदा नलके पानी के ज़या का बाइस बनते हैं। याद रहे कि कुरा अर्ज पर मौजूद कुल पानी का सिर्फ 2.5% साफ पानी है। लाहौर आर्ट्स काउंसिल में 16वीं सालाना अलहमरा यंग आर्ट्स नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर से 400 नौजवान आर्टिस्टों के 500 फन पारे आवेज़ा किए गए थे। नुमाइश के मुंतज़मीन और अवाम ने तमाम नौजवान आर्टिस्टों के काम को सराहा। देखते हैं लाहौर से एक रिपोर्ट। लाहौर आर्ट्स काउंसिल में 16वीं सालाना अलहमरा यंग आर्ट्स नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर से 400 नौजवान आर्टिस्टों के 500 फन पारे आवेज़ा किए गए थे। अवाम की कसीर तादाद ने नुमाइश में नौजवान आर्टिस्ट की तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। नुमाइश की इख्तितामी तकरीब में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले नौजवानों में नक़द इनामात और तारीफी असनाद तकसीम की गईं। लाहौर आर्ट्स काउंसिल का मुल्क भर के आर्टिस्टों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना और उनकी सलाहियतों को निखारने के लिए मौका फराहम करना यकीनन आर्ट के फरोग का बाइस है। नाजरीन, कोरोना केसेस कम होने के बाद पंजाब भर में तालीमी इदारों समेत तमाम सरकारी और निजी शोबे खोल दिए गए। कोरोना वबा की कम होती लहर आवाम के गैर जिम्मेदाराना रवैये और एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज करने पर एक बार फिर सर उठाने लगी है।
रवा हफ्ते वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने एक बयान में कोरोना की दूसरी लहर का खदशा जाहिर कर दिया। और अब आपको बताएं, सरबराह लाहौर पुलिस मोहम्मद उमर शेख ने आर्म्ड फोर्सेस की तर्ज पर पुलिस में भी कोर्ट मार्शल मुतारिफ करवाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में CCPO लाहौर ने IG पंजाब को खत में लिखा है कि मुजव्वज़ा निज़ाम पुलिस में बेहतरीन डिसिप्लिन और मौसर सर्विस डिलीवरी के लिए ज़रूरी है, जिसके लिए सख्त से सख्त कवानीन बनाना होंगे। पुलिस निज़ाम में बेहतरी के मौजू पर मुलाहिज़ा कीजिए ये एक रिपोर्ट। पुलिस के निज़ाम में बेहतरी के लिए कोर्ट मार्शल की तजवीज़ देते हुए उमर शेख ने लिखा कि पिछले 5 साल के रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 25 से 30% नफरी को मौजूदा कवानीन के तहत सजाएं दी गईं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के रवैयों में कोई बेहतरी नहीं आ रही। मुजव्वज़ा कोर्ट मार्शल मुतारिफ करवाने से गफलत व कोताही पर कोई अहलकार व अफसर दोबारा नौकरी पर बहाल ना हो सकेगा। देखना यह है कि ये निज़ाम इत्तलाक के बाद पुलिस की कारकर्दगी बेहतर बनाने और अवामी शिकायत को दूर करने में मुआविन साबित होगा। नाजरीन, अच्छी खबर यह है कि एंटी करप्शन पंजाब ने अवाम की जेबों पर डाका डालने वाले 150 से ज्यादा पेट्रोल पंप सील कर दिए। इसके अलावा सूबे भर में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले तकरीबन 495 गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स की निशानदही भी कर ली गई है। सील किए गए पेट्रोल पंप्स के खिलाफ पेट्रोल स्मगलिंग और बेशतर फ्यूल स्टेशन पर हंगामी सूरत हाल से निपटने के इकदाम न होने पर कार्रवाई की गई है। बास पेट्रोल पंप्स को पेट्रोल में मट्टी का तेल मिक्स करने और मिकदार से कम पेट्रोल बेचने पर भी सील किया गया है। और रवा हफ्ते पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़ाका और तरबियती तैयारों ने लाहौर और इस्लामाबाद मोटरवे पर लैंडिंग की मशकें की। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक पाक फिजाइया बाकायदगी से मोटरवे पर लैंडिंग की मशकों का इनकाद करती रहती है, जिनका मकसद पाक फिजाइया के हवाबाजों को सड़कों पर बतौर रनवे इस्तेमाल करने की तरबियत देना है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स ने महारतों की आला मिसाल कायम कर दी। पाकिस्तान एयरफोर्स के मुख्तलिफ स्क्वाड्रन से ताल्लुक़ रखने वाले लड़ाका और तरबियती तैयारों ने लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर लैंडिंग की मशक में हिस्सा लिया। मोटरवे पर लैंडिंग के बाद अपने एयर बेसिस पर वापसी से पहले इन तैयारों की रीफ्यूलिंग भी की गई। इस मशक का मकसद पायलट्स को मुल्की सड़कों को बतौर रनवे इस्तेमाल करने की तरबियत की फराहमी था। इस मौके पर पायलट्स और ज़मीनी अमले से बातचीत करते हुए वफाकी वज़ीर मवासलात और डाखा नजात मुराद सईद ने कहा कि पाक फ़िज़ाइया अपनी पेशा वाराना सलाहियतों के बिना पर काबिल कदर है और कौम के लिए वाकई सरमाया इफ्तिखार है। एयर वाइस मार्शल ज़फ़र असलम ने मुख्तलिफ इदारों बिलखुसूस नेशनल हाईवे अथॉरिटी और मोटरवे पुलिस के बाहिमी ताउन और हमाहंगी को सराहा, जिन्होंने मशकों के इनेकाद में अपना भरपूर किरदार अदा किया। और अब बात करते हैं कुछ महंगाई की। तो पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई का तूफान आने के बाद जहां सब्जियों, दालों, फलों की कीमतें बढ़ी, वहीं आटा 2 रुपये महंगा होने से इसकी फ़ी किलो कीमत 80 रुपये हो गई। कई शहरों में आटा नायाब होने की भी शिकायत सामने आई हैं। सब्जियों और फ्रूट्स की कीमतों में इजाफा गाहक और दुकानदार दोनों ही के लिए परेशान कुन है। इस बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। अल्लाह का हम तो शुक्र है कर लेते गुजारा, गरीब पता नहीं बंदा कैसे करेगा, वो तो खा ही नहीं सकता गोश्त। हर चीज़ आग लगी पी, चीनी, घ्यो, हर आटा, हर जेह्ड़ी गरीब बंदे दी ना अशिया वो सारी महंगी हो। इतनी ज़्यादा रेट्स हैं सब्जियों के कि मैंने हार्डली 2-3 चीज़ें ली हैं। और टमाटर तो लगता है कोई अब उसके बजाय बंदा बगैर ही उसके हांडी बना ले तो ज़्यादा बेहतर है। गरीब आदमी क्या ले सकता है? जब उसकी तनख्वाह 18,000, 15,000, 16,000 हो तो टमाटर क्या, जो सूखी रोटी है वो भी नहीं खा सकता आजकल के दौर में। और आपको बताएं कि तंजसाजी की दुनिया में लाहौर के रफाकत अली मिस्टर लाहौर का एजाज़ हासिल करने के बाद अब मिस्टर पाकिस्तान बनने का आज़म रखते हैं। कोरोना वबा फैलने के बाद बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग और एक्सरसाइज 6 माह से बंद थी, जिनके बहाल होने के बाद बॉडी बिल्डर्स ने सख्त ट्रेनिंग शुरू कर दी। शहर लाहौर में नौजवानों में बॉडी बिल्डिंग का मशगला तेज़ी से परवान चढ़ रहा है, जो तेज़ी से खुद को सुपर फिट बनाने के लिए फिटनेस क्लबों का रुख कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक इन सेहतमंदाना सरगर्मियों की वजह से इंसान खतरनाक बीमारियों से महफूज रहता है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर के एक जिम में सख्त ट्रेनिंग करता ये नौजवान रफाकत अली है। मिस्टर लाहौर रहने के बाद अब इसकी अगली मंजिल मिस्टर पाकिस्तान बनना है।
6 माह से हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे, बिल्कुल आवाज़ार थे। अब दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट की, उस्ताद जी हमें ट्रेनिंग करवा रहे हैं, खुद मिस्टर पाकिस्तान की तैयारी। अब 6 माह के बाद हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं ट्रेनिंग करके। रफ़ाकत अली के शौक़ की तरह बॉडी बिल्डिंग एक बार फिर पाकिस्तानी नौजवानों का मकबूल मशगला बन गया है। नौजवान शहर भर में मौजूद क्लबों में जाकर खुद को सुपर फिट बनाने के लिए एक्शन में हैं। कुछ तनसाज तो ऐसे हैं जो मिस्टर लाहौर, मिस्टर पंजाब और कौमी सतह के मुकाबलों की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और अपने कोचेस की बताई हुई टिप्स के मुताबिक भरपूर मेहनत कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं और अपनी ट्रेनिंग करते हैं और एक्टिव अपने आप को फील करते हैं। वापस जिम में आकर एक हेल्दी एक्टिविटी ज्वाइन की है हम लोगों ने, बहुत अल्लाह का शुक्र है और हमें एक अच्छा यहाँ पे एटमॉस्फेयर मिलता है। साबिक मिस्टर पाकिस्तान मोहम्मद हनीफ बॉडी बिल्डिंग क्लबों की रौनकें बहाल होने पर खासे खुश हैं। बड़ी खुशी हो रही है कि दोबारा फिटनेस की तरफ आ रहे हैं और इसका ये फ़ायदा है हमें कि जो भी बच्चा या बड़ा आके यहाँ पे फिटनेस की ट्रेनिंग करता है ना, उससे ये है उसका इम्यून सिस्टम फास्ट रहता है। तिब्बी माहिरीन की राय में बॉडी बिल्डिंग जैसी सेहतमंदाना सरगर्मियों की वजह से इंसान खतरनाक बीमारियों से भी बचा रहता है। तो ये था कॉस्मोपॉलिटन लाहौर का अहवाल। अब मुझे दीजिए इजाजत। इस्लामाबाद के अहवाल के साथ आपको ज्वाइन करेंगी रजिया खान। ओवर टू यू रजिया। वेलकम बैक। शुक्रिया महानूर। बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की जानिब। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने बिल आखिर शॉर्ट वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक को नामुनासिब मवाद ना हटाए जाने पर मुल्क में बंद कर दिया। पीटीए के मुताबिक चीनी एप्लीकेशन की इंतजामिया को बार बार मुतनाज़ा और नामुनासिब मवाद हटाने के लिए हिदायत जारी की गई, ताहम ऐप इंतजामिया ऐसा करने में नाकाम रही। पीटीए के मुताबिक मुतनाज़ा और नामुनासिब मवाद को ना हटाए जाने की वजह से ही टिकटॉक पर 9 अक्टूबर से पाबंदी आयद कर दी गई। तब अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देंगे। मेरी तरह के लोग भी जब उन्हें टाइम मिलेगा टिकटॉक बनाने लग जाए तो ना, अब काम करेंगे सारे। वेस्ट ऑफ टाइम है। सही है, इसकी जगह कोई काम की ऐप आ जाए, कोई पढ़ने लिखने की ऐप आ जाए, एबीसी लर्निंग छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए। यकीन करें कि वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ हेल्थ और गैर ज़रूरी की तफरीह थी, जिस पर न सिर्फ नई नस्ल तबाह हो रही थी बल्कि जो हम जैसे पुराने लोग हैं, जो एजेड लोग हैं, कुछ काम नहीं और बस उस पर बैठ जाना। और यकीन करें कि ये बहुत अच्छा फैसला है। इससे बेहतर कोई तफरी मालूमात ले लें, कुछ पढ़ लें, कुछ और काम कर लें, हम इसका सही इस्तेमाल कर लें। मैंने जो भी एक्शन लिया ये बहुत अच्छा एक्शन है, इससे होना चाहिए। लेकिन ये हमारे लिए एक यूजेबल ऐप भी थी, जो हमारे लोग थे वो इसको एंजॉय करते थे, तो अभी ये हमारे लिए बंद हो गया। इसलिए हुकूमत को हम चाहिए कि इसको अनबैन करें। अच्छा हुआ यार, मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं था, ना तो मैंने कभी देखा, पर जो उनमें जो उनसे जो उनके एक्टिंग की जो चीज़ें थी वो बहुत ही जो है ना, वो कह सकते हैं कि अजीब सा था। मतलब जो एक्टिंग लोग करें उनको करने दिया जाए यार, तो ये उनके बस की बात नहीं है। खैर लोगों को डिफेमेला बट एक अजीब सा माहौल बना हुआ था। अच्छा हुआ कि ये बंद हुआ और मैं इसके हक में हूँ कि बहुत इसको परमानेंटली बैन करना चाहिए। मेरा ख्याल है ये कि ये अच्छा हो गया, क्योंकि हमारे यंग जनरेशन जो थे इस काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे और कामों में ध्यान नहीं दे रहे थे। मेरा ख्याल है हमें इन चीज़ों से निकल के नॉलेज की तरफ आना चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल से हुकूमत ने एक ही अच्छा काम किया और वो यही किया कि टिकटॉक को बैन कर दिया है। मेरे ख्याल से ऐसी ऐप्स को बैन ही होना चाहिए। अजीबो गरीब किस्म का कंटेंट चल रहा था, तो मेरे ख्याल से हुकूमत ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और मैं कहती हूँ इसको दोबारा ओपन भी नहीं करना चाहिए। ये हमारी जनरेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं कहता हूँ कि जी बड़ा अच्छा काम हुआ टिकटॉक बैन होना, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी इस चीज़ से अजीबो गरीब किस्म की हरकतें करने में लगे हुए थे, एटलीस्ट उन लोगों को थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा इस चीज़ से। दूसरा अफसोस थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर है कि जो लोग उससे कुछ कमा रहे थे या सही तरीके से जो फेम वगैरह जो सारी चीज़ें, उनके लिए थोड़ा सा अफसोस है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि कोई भी अच्छी चीज़ करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है। आई थिंक अगर कोई सिक्योरिटी कंसर्न है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वैसे ही बैन किया तो कोई लॉजिक नहीं है इसकी। किड्स वर एंजॉयिंग, अच्छा था, they were making videos। मैं तो पहले कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इश्यूज़ नहीं है हुकूमत को, तो ये टिकटॉक ऑन करना चाहिए। बेसिकली इसके पीछे बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं। लोगों ने अपना बहुत टाइम दिया है, अपनी एनर्जीज़ दी हैं। कुछ लोगों का इसके रोज़गार लगा हुआ है, इवन के कुछ लोग इसके ऊपर कमा रहे हैं, थोड़ा जिन्होंने मेहनत कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि दोबारा बहाल होना चाहिए।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے شادی ہالز کو ضابطہ کار جاری کر دیے۔ گزشتہ دنوں NCOC نے شادی ہالز میں تقریبات کے باعث کورونا پھیلنے پر تشویش کا اظہار کیا، جس کے بعد اب کورونا کی روک تھام کے لیے ضابطہ کار جاری کیے گئے ہیں۔ NCOC کے مطابق کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد ضروری ہے۔ شادی ہالز میں ہر تقریب کا دورانیہ 2 گھنٹے ہوگا اور رات 10 بجے کے بعد تقریب کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ انڈور اجتماعات میں 300 جبکہ آؤٹ ڈور میں 500 افراد کی شرکت کی اجازت ہوگی اور ضابطہ کار کی خلاف ورزی پر متعلقہ شادی ہالز کو بند کر دیا جائے گا۔ ملک میں کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا اجلاس ہوا، جس میں شادی ہالز میں تقریبات کا دورانیہ 2 گھنٹے تک ہونے کا فیصلہ کیا گیا۔ شادی ہالز رات 10 بجے تک کھلے رہیں گے۔ انڈور تقریبات کے لیے 300 اور آؤٹ ڈور تقریبات کے لیے 500 سے زائد افراد کی اجازت نہیں ہوگی۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانوں کے ساتھ شادی ہال سیل کیے جائیں گے۔ NCOC کے مطابق کورونا وائرس کے باعث دنیا بھر میں بڑے عوامی اجتماعات پر پابندی ہے۔ اگر عوامی اجتماع انتہائی ضروری ہو تو SOPs پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ عوامی اجتماعات کے لیے مزید مشاورت جاری ہے، جس کے بعد عوامی اجتماعات کے متعلق فیصلے کیے جائیں گے۔ خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب۔ خاتون اول ڈاکٹر سمینہ الوی نے بدھ کے روز پمز اسپتال کا دورہ کیا اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ اگر چھاتی کے کینسر کی بروقت تشخیص ہو جائے تو 90% متاثرہ مریض صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ خاتون اول کا پمز اسپتال میں فیڈرل بریسٹ کینسر سینٹر کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ خواتین کے لیے اپنی صحت اور بیماریوں کے بارے میں آگاہ رہنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر چھاتی کے سرطان کے بارے میں آگاہی بہت ضروری ہے۔ خاتون اول نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ ایشیائی ممالک میں پاکستان میں چھاتی کے سرطان کے کیسز سب سے زیادہ ہیں۔ انہوں نے میڈیکل پریکٹیشنرز، ڈاکٹروں اور لیڈی ہیلتھ ورکرز پر زور دیا کہ وہ خواتین میں باقاعدگی سے اسکریننگ اور میموگرافی کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے یہ پیغام عام کریں۔ چھاتی کے کینسر کو ایک سنگین بیماری کے طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی بنیادی معلومات مردوں اور خواتین دونوں میں پھیلائیں۔ خاتون اول نے فیڈرل بریسٹ کینسر اسکریننگ سینٹر پر اطمینان کا اظہار کیا۔ خاتون اول ڈاکٹر سمینہ الوی نے بدھ کے روز پمز ہسپتال کا دورہ کیا۔ اپنے دورے کے دوران ان کا کہنا تھا کہ اگر چھاتی کے کینسر کی بروقت تشخیص ہو جائے تو 90% متاثرہ مریض صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے، میرا بتانے کا زیادہ ضرورت نہیں کہ ایشیا میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے پاکستان میں بہت زیادہ یہ پھیل رہا ہے اور کم مطلب 9 میں سے 1 کو ہو رہا ہے، جو بہت ہی خطرناک اختیار کر رہا ہے اور اس طرح ہمیں یہ چاہیے کہ اس کی اویئرنیس کو کریں۔ خاتون اول سمینہ عارف الوی نے پمز ہسپتال میں فیڈرل بریسٹ کینسر سینٹر کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ خواتین کے لیے اپنی صحت اور بیماریوں کے بارے میں آگاہ رہنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر چھاتی کے سرطان کے بارے میں آگاہی بہت ضروری ہے۔ سب سے یہی ہمارا میسج بار بار جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں اور ہمارے ساتھ ساری ٹیم جو ہے کہ جلدی اویئرنیس ہو، اس کا ارلی ڈائگنوز ہوگا تو اس کا ٹریٹمنٹ ہے اور 99-98 ڈاکٹر زیادہ آپ کو بہتر بتائیں گے کہ کیور ہے۔ اگر لیٹ ڈائگنوز ہوگا تو اس میں چانسز کم ہوتے ہیں۔ بہت دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی کہ 3rd اس میں بھی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ہیں۔ خاتون اول نے اس بات پر تشویش ظاہر کی ہے کہ ایشیائی ممالک میں پاکستان میں چھاتی کے سرطان کے کینسر سب سے زیادہ ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹروں اور لیڈی ہیلتھ ورکرز پر زور دیا ہے کہ وہ خواتین میں باقاعدگی سے اسکریننگ اور میموگرافی کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے یہ پیغام عام کریں۔ مجھے اپنی ڈاکٹرز، اپنی لیڈی ہیلتھ ورکرز، ان سے بہت امید ہے کہ ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں، جو ہر کونے کونے میں جاتی ہیں، آپ لوگوں کی مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ لوگ اچھی طرح ہماری بہنوں کو بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ ایک بیماری ہے، جہاں آپ دوسرے کام کر رہے ہیں وہاں ایک یہ چھوٹا سا میسج آپ ان کو اور بھی دیجیے کہ یہ چھوٹا ایک کام ہے، اگر آپ نظر انداز کر لیں گے تو اس سے نقصان بہت زیادہ ہے۔ خاتون اول نے فیڈرل بریسٹ کینسر اسکریننگ سینٹر پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاکستان میں تعینات آذربائیجان کے سفیر علی علیزادے نے جمعرات کے روز پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آرمینائی افواج فوری طور پر ہمارے علاقوں سے نکل جائیں۔ سفیر علی علیزادے کا کہنا تھا کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق آرمینیا کو فوری طور پر آذربائیجان کے علاقے خالی کر دینے چاہیے۔
ہمارا مطالبہ فوری اور غیر مشروط انصاف ہے. اسلام آباد میں آذربائیجان کے ڈپٹی ہیڈ آف مشنز اور ملٹری اتاشی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے علی زادے کا کہنا تھا کہ آذربائیجان کی جانب سے کبھی بھی آرمینیا کے شہری علاقوں کو نشانہ نہیں بنایا گیا. ہماری افواج صرف عسکری تنصیبات کو ہی نشانہ بناتی ہیں. ہم محض انصاف چاہتے ہیں اور انصاف کی ہی بنیاد پہ آرمینیا کی افواج کو ہمارے مقبوضہ علاقوں سے بے دخل کیا جا سکتا ہے. یہ صرف آذربائیجان کا مطالبہ نہیں بلکہ پوری دنیا کا مطالبہ ہے بشمول اقوام متحدہ. پاکستان آذربائیجان کا اسٹریٹجک پارٹنر اور اتحادی ہے جو ہمیشہ سے آذربائیجان کی سیاسی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے. آذربائیجان سمجھتا ہے کہ آرمینیا کی جانب سے غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ آذربائیجان آرمی کی کامیابیوں کو پس پشت ڈالا جا سکے. یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.